तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे हमारे जो जंतु होते हैं, मानव शरीर होता है, उसके अंदर प्रवाहित होने वाली, बहने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ध्यान से सुनना, ये टॉपिक कक्षा 8 में भी है, कक्षा 10 में भी है, और इसके छोटे छोटे प्रश्न छोटी कक्षाओं में भी है। तो ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है। ये जंतुओं के जो शरीर में पाई जाती है वो ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है इसमें, और बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, दो प्रकार की ग्रंथियाँ। अगर प्रश्न आ जाए कि मानव शरीर में या जंतुओं के शरीर में स्त्रावित होने वाली ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है, तो दो नाम पूछे तो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी। अंत का मतलब होता है अंदर, और बाह्य मतलब बाहर। बाहर मतलब ये नहीं कि शरीर से बाहर होता, शरीर के अंदर ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे मैंने एक पहला प्रश्न लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर है ना। ये प्रश्न आ गया मान लो परीक्षा में, तो आपको कैसे उत्तर लिखना है। देखो मैंने लिखा है, यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के, यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। पहले हम समझ लेते हैं कि ये नालिका विहीन ग्रंथियां होती है। नालिका विहीन का मतलब होता है कि नाली नहीं, नस। नालिका का मतलब नाली मत समझ लेना, नाली का मतलब नस। यानी ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नस में कभी नस नहीं होती है, इनकी नस नहीं होती। जैसे अचानक आपने कोई सांड देखा या शेर देखा और आपके पूरे शरीर में कपकपी फैल गई। कपकपी फैलना मतलब डर गए और पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया, धुजनी जिसको मारवाड़ी में कहते है ना। ऐसे तो ठंड में भी आती है, पर वो नहीं। अचानक आप बैठे, पीछे सांप आ गया तो पूरे शरीर का खून अचानक गर्म हो गया, तो वो अपने शरीर में कोई ऐसी नस नहीं है उसके लिए, इसलिए उसको अंतःस्रावी ग्रंथि को कैसी होती है, नालिका भी कैसी होती है। लेकिन बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है, ये नालिका युक्त ग्रंथियां होती है, याद रहेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी, नालिका विहीन, और बाह्य स्रावी नालिका युक्त। यानी इसके अंदर नसें पाई जाती है। ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है वो नसों में बहती है, और ये इनकी नसें नहीं होती। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां ना, ये हार्मोन स्रावित करती है। इनके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या बनता है, हार्मोन। क्या बनता है। और ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है इसके अंदर बनता है एंजाइम्स। क्या बनता है, दोनों में फर्क है। एंजाइम्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बारी बारी से लिखाता रहूंगा, ठीक है। तो याद रखना कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों में एंजाइम्स का निर्माण होता है, या एंजाइम्स स्रावित होते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स स्रावित होते हैं। स्रावित होते हैं मतलब बनते हैं या बहते हैं, ठीक है। फिर जो स्रावित पदार्थ कौन सा, हार्मोन, है ना। रुधिर द्वारा पूरे शरीर में वितरित होता है। वितरित होता है मतलब फैलता है, किसके माध्यम से, रुधिर मतलब खून। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो खून के साथ मिल जाते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं। खून तो हमारे पूरे शरीर में फैलता है, तो हार्मोन्स किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, रुधिर के साथ, और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन देखना, ये स्रावित पदार्थ कौन सा, एंजाइम। स्रावित पदार्थ कौन सा, एंजाइम, नालिकाओं से संबंधित अंग में ही वितरित होता है। जिसकी जो नस होगी उसी अंग में ही जाएगा, जिसकी जो नस होगी वही जाएगा। क्या, एंजाइम्स। आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताए, सांप आया अचानक और आपके पूरे शरीर में कपकपी फैल गई या डर गए, शरीर वाइब्रेट होने लगा, तो वो हार्मोन्स की वजह से। क्यों, क्योंकि हार्मोन्स रुधिर के अंदर मिल गया, और रुधिर तो पूरे शरीर में होता है, पूरे शरीर में होता है, हाँ के ना। लेकिन इसी की जगह आपको एक कांटा लगा अंगुली में, तो दर्द होगा वो सिर्फ अंगुली में होगा। क्यों, क्योंकि अंगुली की नस में ही एंजाइम, तो उसी नालिका में ही वितरित होता है। क्या, बाह्य स्रावी ग्रंथि में एंजाइम। जबकि ये पूरे शरीर में, आपको गुस्सा आता है तो पूरा शरीर उसका प्रभावित होता है। क्यों, हार्मोन्स की वजह से। खुशी होती है तो पूरा शरीर नाचने लगता है, क्योंकि रुधिर पूरे शरीर में होता है। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई मीठी चीज देखी, मिठाई देखी, जलेबी देखी, है ना, और आपके मुंह में पानी आया, इमली देखी, तो क्या पानी पूरे शरीर में आता है, लार आई तो सिर्फ जीभ में आती है। यानी संबंधित जो नलिका है उसी के अंदर स्रावित कौन सा, एंजाइम्स। अब मैंने इसके उदाहरण लिखे हैं कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है,
अंतःस्रावी ग्रंथि, बराबर। और लार ग्रंथि, लार निकलती है ना हमारे मुंह से, हमने अच्छा खाना देखा, हमारे मुंह से लार निकलती है, तो वो लार ग्रंथि में ही होता है। ऐसे नहीं कि कान में से लार निकल रही है, खाना देखा, पूरे शरीर में तो नहीं होता। हाँ, दूध ग्रंथि, जैसे कि माँ होती है, तो माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो ऑटोमेटिक उसके स्तन में दूध बनता है। क्या अंगुली में बनता है कि ले बेटा आज तो कि दूध स्तन में नहीं आ रहा, अंगुली से चूस ले, नहीं बनता है। जिसकी जो निर्धारित नालिका है उसी में बहता है। सही क्या गलत? स्वेद ग्रंथि, स्वेद मतलब क्या होता है? पसीना। हाँ, तो स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि, तेल हमारे मुंह से भी निकलता है, कील मुहासों के माध्यम से, है ना। तो ये कौन सी ग्रंथियां है? बाह्य स्रावी। अब तुमको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अंतः स्रावी ग्रंथियां होती है, वो हार्मोन्स स्त्रावित करती है, और ये नालिका विहीन होती है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां एंजाइम से स्त्रावित करती है और नालिका युक्त होती है। ये रुधिर के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैलती है। कौन? अंतः स्त्रावी ग्रंथियां। जबकि बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां होती है वो उसी नालिका में ही वितरित होती है, बराबर। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे मैंने, ये खास करके जो नवोदय की तैयारी करते हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके बड़े काम के। अब देखना, पहला पॉइंट है, इसको याद करना है। ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और 4 ऑप्शंस दे दे, तो आपका आंसर क्या है? यकृत। क्या नाम का आंसर है? और इसी को ही, विपुल यकृत को ही लीवर कहते हैं। हमारे पेट में लीवर होता है, फेल हो जाता है, जैसे मेरे भाई का लीवर फेल हो गया, मेरे भाई की तो सॉरी किडनी फेल हुई थी, लेकिन लीवर होता है। लीवर वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, दोनों में अंतर है। एक तो सिर्फ ग्रंथि पूछा है, एक क्या पूछा है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि। कहां पाई जाती है? जो ज्यादा बोलते हैं उनके ज्यादा होती है थायराइड ग्रंथि, होती है। हाँ, थायराइड ग्रंथि। नहीं, ऐसा नहीं होता कि ज्यादा बोलने से ज्यादा होती है, नहीं होती है ना। थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? गले में। ओके, तो मानव शरीर की या जंतु के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि सिर्फ पूछ ले तो यकृत, याद रहेगा। फिर एच आकार की ग्रंथि कौन सी? ये की है, गले में पाई जाती है। तितली के आकार की ग्रंथि कौन सी? ये की है। ग्रंथि सिर्फ, ग्रंथि समझो दो चीजें, एक ग्रंथि है, एक हार्मोन है। इसमें झंझट यही है, ग्रंथियों में हार्मोन स्त्रावित होते, तो यहां ग्रंथि की बात कर रहा हूं। फिर अंत और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि वाला अंग, मतलब ये प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि ऐसी मानव शरीर की या जंतु के शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि भी होती है एक ही जगह। तो उसका नाम क्या है? अग्नाशय। पेट के अंदर होता है, पाचन तंत्र का अंग है ना, पाचन तंत्र का अंग अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि भी पाई जाती है। और समझ में आ रही है बात? फिर त्रिभुजाकार ग्रंथि, ऐसे त्रिभुज के आकार की होती है ऐसे, तो उसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। इसी को एड्रिनलिन ग्रंथि कहते हैं इंग्लिश में, है ना। सबके अलग अलग इंग्लिश में नाम है, इंग्लिश में उल्टा सरल है। जैसे थायराइड ग्रंथि है, इसको हिंदी में अवतु ग्रंथि कहते हैं। अब हिंदी में तुम्हें याद नहीं रहे ना अवतु ग्रंथि, तो इंग्लिश में याद करो, इंग्लिश में सरल होता है क्या नहीं है। तो अधिवृक्क ग्रंथि, इसी को एड्रिनलिन ग्रंथि कहते हैं। फिर आती है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि का मतलब, जैसे मास्टर होता है ना स्कूल में, सबको कंट्रोल करता है, सर्कस में भी मास्टर होता है, शेर को, बंदर को, हाथी को, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी इन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? और इसी का इंग्लिश में नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, अभी मैं आपको नाम लिखाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले हमको समझना है कि ग्रंथि और हार्मोन्स में क्या अंतर है। देखो, अभी तो मैंने क्या बताया, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या अंतर होता, समझ में आया? अंतःस्रावी ग्रंथियां तो नालिका विहीन होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां नालिका युक्त होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स बहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियों में
एंजाइम्स बहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो रुधिर के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैलती है, जबकि ये सिर्फ उसी अंग में या संबंधित अंग में जाकर वितरित होती है ना। और इसके उदाहरण कई सारे नाम है, और इसके उदाहरण जो ग्रंथियां अलग अलग पाई जाती है। फिर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है कि कौन कौन से प्रश्न है, बराबर। अब इससे भी बड़ी बात ये आती है कि हमको ये समझना जरूरी है, खेताराम, ये समझना जरूरी है कि ग्रंथि और हार्मोन्स में क्या अंतर है। अगर ये समझ में आ गया कि हार्मोन्स किसे कहते हैं, अगर प्रश्न आ गया तो अटक गए। प्रश्न ये आ गया कि ग्रंथि किसे कहते हैं तो अटक गए। तो आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े तो हमें ये देखने को मिलता है कि ग्रंथि और हार्मोन्स में क्या अंतर है ना खेताराम। ग्रंथि और हार्मोन्स में क्या अंतर होता है, तो याद रखना कि ग्रंथियां शरीर का वह अंग है जिसमें हार्मोन्स स्त्रावित होता है। मैंने यहाँ पे भी नोट करके लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स का निर्माण होता है, मतलब जहां हार्मोन्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रंथियां, बराबर। अब हार्मोन्स किसे कहते हैं, ये परिभाषा तुम्हें 10वीं के लिए तो ये समझ लो, प्रतियोगी परीक्षा में भी आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्त्रावित होने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ या जटिल कार्बनिक रसायन। जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, है ना, सरल नहीं होते, जटिल होते। कैसे होते हैं, कार्बनिक रसायन। हार्मोन्स कैसे होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक नहीं होते। कार्बन की मात्रा पाई जाती किसमें, हार्मोन्स में। जो जीवों की जैव रासायनिक क्रियाओं का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जिसको जीव करते हैं, जैसे बढ़ना, वृद्धि होना, जैव रासायनिक क्रिया। विकास, दिमाग का विकास होना, हाँ, हाथ की वृद्धि होती है, मस्तिष्क का विकास होता है। वृद्धि और विकास में अंतर है ना। प्रजनन यानी जन्म देना, तो ये सारी क्रियाएं, इनका नियमन का मतलब रेगुलरिटी। जैसे कि एक 5 साल का बच्चा है वो प्रजनन नहीं कर सकता, सही ना, लेकिन 50 साल के ऊपर का भी प्रजनन नहीं कर सकता। लेकिन जो ये 11 से लेकर, कल हमने पढ़ा था कि 50 साल तक का जो अवधि होती है उसके अंदर ही प्रजनन होता है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। कौन करता है, तो नियमन और नियंत्रण हार्मोन्स करते हैं। परिभाषा समझ में आई, दोबारा सुन लो कि ये जटिल कार्बनिक रसायन है या पदार्थ है जो हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करते हैं। नियमन का मतलब रेगुलर बनाए रखना, रेगुलर है ना, नियमिति, वो कहते हैं कि नियमितता। जैसे स्कूल आप रेगुलर जाते हो तो उसका नियमन करते हैं और नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स जटिल कार्बनिक रसायन होते हैं जो जीवों के अंदर होने वाली जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। जैव प्रक्रियाएं कौन कौन सी, तो वृद्धि, विकास, प्रजनन, है ना। अभी हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज और पढ़ने को मिलेगी। तो हार्मोन्स की परिभाषा समझ में। अब मैंने यहाँ नोट करके लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उनमें हार्मोन्स का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखना है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों के बारे में तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियों का है। यहां तक मामला क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर जंतुओं की अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न हैं, मतलब कौन कौन सी, इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन इन 7 का वर्णन तुम्हारे कोर्स में है। पहली कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। इसी पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है पीनियल ग्रंथि। क्या नाम है, याद रहेगा। इसी का तीसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि और चौथा नाम है मास्टर ग्रंथि। आखिर चीज एक ही है, सूरज जी कह दो, ब्रह्माणी कोचिंग के मालिक कह दो, केशव के पापा कह दो, मंजू के हेडपंप कह दो, अरे हस्बैंड कह दो, आदमी तो एक ही है ना, सुरेश। तो ऐसे इसके 4 नाम है। कौन कौन से, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ये पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है, दिमाग में, ठीक। फिर दूसरी आती है अवतु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है भाई गले में, गले में जहां स्वर यंत्र होता है। हमने कल किशोरावस्था की और पाठ में हमने देखा था कि स्वर यंत्र होता है वो लड़कों का फट जाता है, आवाज मोटी हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। स्वर यंत्र में ये जो बाहर होता है एडम्स एप्पल, क्या नाम है इसका, साइंस की भाषा में इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, और अपने नीलम की भाषा में टैटू दबा दूंगा, ये एडम्स एप्पल,
तो लड़कों के एडम एप्पल बाहर आ जाता है, जबकि लड़कियों के नहीं आता। वहां पर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। ये हिंदी में नाम है, ये इंग्लिश में नाम है, विज्ञान की भाषा में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है ना, वो भी गले में ही पाई जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, चित्र बना के समझाऊंगा कि कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है, बराबर। फिर आती है अधिवृक्क ग्रंथि। इसके तो देखो नाम में ही लिखा हुआ है, अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क यानी कि ये वृक्क में पाई जाती है, इसको अपन लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर आती है अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि तो देखो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वृक्क, और जिसमें अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों होती है, वो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। फिर आती है डिंब ग्रंथि। ये डिंब ग्रंथि होती है ना, हाँ, इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु हार्मोन है, क्या है? हार्मोन। उसका निर्माण कहाँ होता है? डिंब ग्रंथि में। ये पाई जाती है वृषण में। तो मुझे बताइए आप कि ये वृषण किस किस जीव का भाग है? वृषण हाँ, तो आप मुझे बताइए, ये जो डिंब ग्रंथि होती है वृषण में पाई जाती है, तो वृषण कौन से जीव का भाग है? नर, है ना। ये अपने जो पुरुष होते हैं, नर होते हैं, उसमें पाया जाता है ना। तो अंड ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? मादा में। और कौन से भाग में? अंडाशय में। अंडाशय कहाँ होता है? गर्भाशय के, जहां पर हम 9 महीने माँ के पेट में रहे, मादा के पेट में, माँ के पेट में, वहां पर अंडाशय के अंदर अंड ग्रंथि का निर्माण होता है। अभी भी सुनो दिनेश, अभी भी सुनो, ये सारी ग्रंथियों के नाम लिखे। अब अलग अलग ग्रंथि में अलग अलग हार्मोन स्रावित होंगे कि नहीं होंगे? हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने सिर्फ ग्रंथियों को पढ़ा। किसको पढ़ा? अब ग्रंथि कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये भी समझना जरूरी है। ध्यान से सुनना। मैं यहाँ चित्र अच्छा है, छोटे में नहीं बनाऊंगा, बड़े में बनाऊंगा, ताकि तुम्हें भी समझ में आए। चलो, यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ये अगर कपड़े उतार दे तो सभी ऐसे ही लगते हैं। बस ये तो कुदरत ने क्या किया है अपने ऊपर, नीलम कह रही है मेरे को बनाया, कुदरत ने हमारे ऊपर ये चमड़े का खोल चढ़ा रखा है। क्या चढ़ा रखा है? अब मैं बारी बारी से लिखूंगा, यहां मैं नंबर लिखूंगा तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहां पर होता है मस्तिष्क, होता है कि नहीं होता? ये क्या है? किस किस के नहीं है? हाथ खड़े करो। पीयूष है? सबके होता है। तो इस मस्तिष्क के अंदर यहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम है, मटर के दाने जितनी होती है, मटर का दाना देगा, अभी तो सीजन है। और इस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। अब देखो पीयूष ग्रंथि कहाँ है, तो याद रखना कि ये पश्च मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। जब मस्तिष्क पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। दूसरे नंबर आती है कौन सी? अवटु ग्रंथि। यहां पर पाई जाती है गले के अंदर। ये एच आकार की होती है, ऐसी एच आकार की। तो इस ग्रंथि का नाम क्या हुआ? अवटु। और दूसरा नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। और इसी अवटु ग्रंथि के ऊपर इधर ये 4 बिंदु होते हैं, ऐसे ऐसे दाने दाने दाने, जैसे मूंग होते हैं, मूंग के दानों जैसे 4 दाने होते हैं। उन 4 दानों को ही अपन कौन सी ग्रंथि कहते हैं? हाँ, कौन सी? हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? तो याद रखना कि जो ये थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर 4 ऊपर नीचे 4 बिंदु होते हैं। थायराइड ग्रंथि के ऊपर नीचे, तो वो कौन सी ग्रंथि हुई? हाइपोथैलेमस। उसके बाद आती है अधिवृक्क ग्रंथि। तो हमारे देखो पाचन तंत्र का एक अंग है वृक्क, पता है ना आपको? ऐसा होता है। तो यहां पर एक त्रिभुजाकार है, मैंने आपको बताया था, त्रिभुजाकार ग्रंथि कौन सी होती है? अधिवृक्क। तो यहां पर जो पाई जाएगी वो कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि।
और एक एक भाग और पाया जाता है हमारे शरीर में, अग्नाशय। ये ऐसा होता है। इस अग्नाशय के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है, इस ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय। ये पाचन तंत्र के अंग है दोनों। अग्नाशय के अंदर बाह्य स्त्रावी ग्रंथि भी है, अंत स्त्रावी ग्रंथि भी, और शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि वृक्क ग्रंथि, और वृक्क के अंदर ही अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती। फिर आता है कि जो पुरुष होते हैं तो पुरुषों के अंदर वृषण के अंदर डिंब ग्रंथि पाई जाती है, डिंब ग्रंथि। लेकिन जो स्त्री होती है तो स्त्री के आंतरिक भाग में जो गर्भाशय होता है वहां पर अपने अंड ग्रंथि पाई जाती है, अंडाशय में। ये मैंने आपको सब बता दी। अब ये चित्र आप इसके नीचे बना सकते हैं। अब आपको समझ में आया? दोबारा सुनो, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो। हमारा ये आगे का माइंड है, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूं, मैं फाड़ के नहीं, लाओ चाकू सूरज जी को फाड़ो, चेक करो ग्रंथि कहाँ है, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। ये हमारा आगे का भाग है, यहाँ पीछे के भाग में जो ग्रंथि पाई जाती है, इधर पीयूष ग्रंथि। कौन सी? अंदर होती है, इधर नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं ना, इधर मत मारने का, छोटा मगज होता है, आदमी मर जाता है। अंदर के भाग में होती है। ये तो ऊपर इतना भयंकर कवर है, टूटता नहीं है। जैसे कछुए के होता है वैसे अपने भगवान ने इसको, क्योंकि सारे काम कौन करता है? माइंड करता है। तो इसको प्रोटेक्शन भी ज्यादा चाहिए। सही क्या गलत? तो इसको सेफ्टी दी है। सारी इतनी मजबूत हड्डियां है, इतनी तो कहीं नहीं होगी पूरे शरीर के अंदर मजबूत हड्डियां जितनी माइंड में है। इसको ऐसा पैक कर रखा है भगवान ने। हाँ, गुब्बारे जैसा होता था। हाँ, तो फिर अपन किताबों में पढ़ते कि दीनारा माथो फाटियो हुईट हो गया, हाँ, मार सा डंडट हो गया, दीनारा माथो भुटका हुआ। ऐसा होता, पर नहीं होता है बेटा। फिर यहाँ पर ये जो गला है ना, इस गले में एच आकार की जो ग्रंथि है उसका क्या नाम है? एच थायराइड ग्रंथि, अवटू ग्रंथि। और इसी को तितली के आकार की ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये तितली जैसी दिखती है, देखो। हाँ, फिर इसका जो बड़ा चित्र तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार, तितली के आकार की होती है, एच के आकार की। और इसी के ऊपर नीचे जो 4 छोटे छोटे बिंदु होते हैं, वहां पे कौन सी ग्रंथि? बराबर। तो 1, 2 और ये 3। फिर आता है, इधर होता है अधिवृक्क किडनी, जो अपने अंदर पानी को फिल्टर करने का काम करता है। हाँ, यूरिन कहां से निकलता है? वृक्क से ही निकलता है, किडनी से। हाँ, तो सॉरी, किडनी नहीं, तो वृक्क के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि। फिर आता है इधर अग्नाशय, अग्नाशय में पाई जाने वाली ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि, है ना। फिर जो नर होता है उसके शरीर का जो भाग होता है वो डिंब ग्रंथि होती है, जो शरीर के बाहर होता है, वृषण कहते हैं। वृषण के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो मादा होती है, यानी जो स्त्रियां होती है, उनके आंतरिक भाग में गर्भाशय के अंदर अंडाशय पाया जाता है, और अंडाशय में अंड ग्रंथि पाई जाती है। यहां तक मामला समझ में आया? अब हम बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे कि क्या कारण है कि भाई इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ऐसे क्यों कह दिया, इसको क्यों नहीं कहा? हाँ, जबकि नए जीव की उत्पत्ति में तो इन दोनों का भाग है, फिर भी इसको मास्टर ग्रंथि नहीं कहा, इसको क्यों कह दिया? ऐसे कोई वजह होगी, लिखने वाले ने ऐसे थोड़ी लिख दिया। तो आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो एक लाइक बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इसके आगे कौन सी ग्रंथि के अंदर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, किस वजह से, कैसे कैसे ये हार्मोन से की कमी से कौन से रोग होते हैं, सारा पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, आभार, और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।